नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास सोशल साइंस की रहेगी। सोशल साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक एक नंबर पूछा जाएगा। लगभग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान आपके 20 नंबर की आनी है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही, जिनका आई बटन पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? नदी के तट, पहाड़ी के तली क्षेत्र में, नदी के किनारों पर या झीलों के किनारे पर। अगर आपको पता है तो बेहतरीन, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे साथियों, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो जलोढ़ पंख, इन्हें अंग्रेजी में एल्वेल फैंस बोलते हैं। ये पहाड़े और पहाड़ियों पर ज़्यादातर होते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी के तली क्षेत्र इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक सकरी, गहरी, तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ब्लॉफ, कैनियम, रिफ्ट घाटी या उपयुक्त सभी। एक सकरी, गहरी, तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को क्या बोलते हैं? सभी लोग बताइएगा। इसको कैनियन बोलते हैं, या आपका कंठ, हिंदी में कंठ कैनियन बोला जाता है, या घाटी भी इसे बोलते हैं। तो कंठ कैनियन, ठीक है, सभी लोग समझ गए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर्दन के समय चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थिराकृति कौन सी है? अपर्दन के समय चक्र को दर्शाने वाली जो स्थिराकृति कौन सी कहलाती है? क्या वह अधः, कार्तिक, विसर्प, बाढ़ का मैदान, गार्ज अथवा कैनियन या उपयुक्त सभी? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेक्शन के दृष्टि से, एग्जाम को फतेह करना है, सारे प्रश्न है। सोशल साइंस के जिनको भी आपकी सोशल साइंस हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान के जिनको भी नोट्स चाहिए, केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। जिसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। ये टॉपर नोट्स आपके जो प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन जिनका हुआ, उन टीचरों के माध्यम से, उन टीचरों के मार्गदर्शन से बनाया गया है। लगभग 10 से 12 बुकों का निचोड़ लाया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो अपर्दन के समय चक्र में पुनर्योजन को दर्शाने वाली स्थिराकृति कौन सी होती है? तो वह कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है कार्तिक विसर्प। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्ण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होगा? नदी की ऐसी अवस्था बताना जिसमें संप्राय मैदानों का निर्माण होता हो। देखिए, नदी का बहाव कब होता है? जब नदी का बहाव धीमा होगा, ये याद रखिएगा। संप्राय मैदान कब बनते हैं? जब नदी का बहाव होता है धीमा। अब नदी का बहाव धीमा कब होगा, सभी लोग बताइए। क्योंकि नदी का बहाव धीमा होगा, नदी के पानी के साथ जो अवसाद लाती है साथ में, वो जमा होता है, और उन धीमे पानी से जो अवसाद आता है, जो जमा होता है, उसी को ही संप्रदाय मैदान बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे जो वृद्धावस्था होगी, प्रौढ़ावस्था होगी, उन नदियों द्वारा जो जीर्णावस्था कहला जाएगा, यानी कि जीर्णावस्था में होना चाहिए, या वृद्धावस्था। जीर्णावस्था या वृद्धावस्था ऑप्शन आए तो ये भी कर देना है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था यहाँ पे नहीं आएगा, जीर्णावस्था या वृद्धावस्था। और इससे समतल मैदान का निर्माण होता है। नदी की अवस्थाओं को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक होता है युवावस्था, ये पहली अवस्था होती है। दूसरा होता है प्रौढ़ावस्था। तीसरा होता है जीर्णावस्था या वृद्धावस्था, इसी को ही वृद्धावस्था बोलते हैं। और इस अवस्था में नदी का बहाव तेज होता है युवावस्था में। अगर प्रश्न आए कि युवावस्था में नदी का बहाव कैसे ही, इसमें तेज होता है। इसमें भी आकार की घाटियाँ बनती हैं युवावस्था में। प्रौढ़ावस्था में यू आकार की घाटियाँ बनती हैं। नदी का बहाव थोड़ा धीमा होता है, लेकिन जैसे जीर्णावस्था, वृद्धावस्था आता है, इस नदी का बहाव बहुत धीमा हो जाता है, और अपने साथ जो अवसाद लाता है, जमा होती है, उसी से ही आपका संप्राय मैदान बनता है।
सभी लोग समझ गए ना, सीढ़ा या वृद्धावस्था, A to Z समझना है, कोई भी क्वेश्चन मिस होके नहीं जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? अब हमें ये जानना जरूरी कि ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है क्या चीज़। जब ये जान लेंगे तो सभी लोग समझ जाएंगे। क्या वह बाढ़ का मैदान है, प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा, नदी विसर्प या मियांडर हो जाएगा, या जलोढ़ पंख या शंकु हो जाएगा? देखिए, निक्षेपात्मक स्थल रूप, सभी लोग समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझना है बेहतर तरीके से। निक्षेपात्मक स्थल रूप, तो निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन कहलाते हैं? निक्षेपात्मक स्थल रूप वह कहलाते हैं जिनमें निक्षेपात्मक भू आकृतियाँ होती हैं, जिनमें तलछट, आपने नाम सुना होगा, तलछटी जो मैदान होता है, ठीक है, तलछट हो गया, चट्टाने या मिट्टी जैसे सामग्रियों का संचय हो गया, इनसे निक्षेपण जो बनता है। अक्सर नदियाँ हवा या हिमनद जैसे कारक बहाकर लाती हैं। निक्षेपण भू आकृतियाँ उस प्रक्रिया का परिणाम होते जिसमें अपरदनकारी कारकों का परिवहन के बाद पदार्थ नीचे जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निक्षेपण स्थल रूप। तो इनमें से क्या नहीं होगा? बाढ़ का मैदान, तो आप जानते हैं बाढ़ का मैदान तो होगा। फिर आता है प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध जो ये भी आपका निक्षेपात्मक होता है। नदी या विसर्प या रिमाइंडर, ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निक्षेपण, ये क्या होता है? ये अपरदनकारी कारकों द्वारा परिवहन के बाद जो पदार्थ नीचे जम जाता है। तो नदी या विसर्प रिमाइंडर ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, जलोढ़ पंख या शंकु, प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान, ये तीनों निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं। नदी विसर्प रिमाइंडर नहीं है। यही कह रहा है कि कौन नहीं है, तो थर्ड वाला नहीं होगा। इसके बाद बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चाप झील या विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? इसमें आपका जल, मिट्टी, पहाड़ सब कुछ सम्मिलित रहेंगे। जंगल, वन, मिट्टी, पहाड़, नदी सब सारे सम्मिलित हो जाते हैं। तो चाप झील या विसर्प नदी घाटी को किस भाग के लक्षण होते हैं? ऊपरी मार्ग, मध्य मार्ग, निचला मार्ग। देखिए, चाप झील नदी के जो नदी घाटी के जो भाग के लक्षण होते हैं, जो चाप झील होता है ये कहाँ के होते हैं? चाप झील या विसर्प होता है ये मध्य भाग के होते हैं, मध्य मार्ग का होता है। चाप झील या विसर्प यह बताता है कि जब आपने विसर्प को त्याग कर सीधा पकड़ लेते हैं। विसर्प मतलब जानते हैं, समझते हैं? जैसे कोई नदी आपकी ऐसी बह रही है, ये नदी ऐसे मुड़ के बह रही है, जब ये विसर्प को इनको त्याग कर वो नदी सीधे आके मिल जाए। चाप मारते हो ना, चाप आपने पढ़ा होगा, इसीलिए चाप नाम दिया गया इसका, चाप झील। आपने चाप चलाते होंगे जैसे सर्किल में, आपने कंपास के अंदर चाप रहता है, सर्किल बनाने के लिए काम होता है, इसीलिए चाप के आकार की होती है। क्योंकि नदी घाटी, नदी की युवावस्था वह सीधे बहेगी, नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, उसकी गति फिर धीमी हो जाएगी और वह मुड़ना शुरू कर देती है। इसे विसर्प बनता है। और विसर्प मतलब नदी के मुड़ने को ही विसर्प बोलते हैं, ये समझ लीजिए। और चाप झील किसको बोलते हैं? जब नदी का बहाव तेज होता है तो चाप झील होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ आई तो मध्य मार्ग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, नदी जो खुद प्राकृतिक रूप से अपने बांध बना लेते हैं। नदियों द्वारा ही अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांध जो होते हैं, क्या वह अवरोध, लेवीज, बैराज या वेदिका, किस नाम से इनको जाना जाता है? तो लेवीज इनके नाम से जाना जाता है। नदी किनारे मिट्टी, रेत, बजरी के जमाव से बनता है, जिससे नदी का पानी अपने मुख्य मार्ग में ही रहता है और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने से रोकता है। तो यहाँ पे लेवीज इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। नदी के उस मुहाने पर जहाँ नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप से जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है। डेल्टा, महाद्वीप छज्जा, केप या लेविज। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं,
कि नदी के वह मुहाना जहाँ पे नदी समुद्र में गिरे, त्रिकोण रूप से जलोढ़ मिट्टी का जो भंडार होता है, कम जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों द्वारा बहाई लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वह समुद्र में गिरता था, त्रिकोणीय आकार का मिट्टी का भंडार बनता है, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा को कभी कभी एक और नाम से जाना जाता है। डेल्टा को कभी कभी आप जो है, डेल्टा को कभी कभी जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु के नाम से भी जाना जाता है डेल्टा को। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हमें रिमाइंड करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की जो घाटी होती है वह किससे बनती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। हवा से, भूमिगत जल से, नदी से या हिमनद से? सभी लोग बताइएगा। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। वी आकार मतलब वी अक्षर जैसी इस प्रकार की घाटी बनती है। ये नदी के कटाव से बनता है। नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों मिट्टी को काटती हुई गहराई हो जाती है, इसलिए वी आकार की घाटी बन जाती है। नदी का कटाव, ऊर्ध्वाधर कटाव, पार्श्व कटाव, और ये हजारों साल की प्रक्रिया धीमी गति से चलती रहती है। हजारों साल लग जाते हैं वी आकार की घाटी बनने। किससे बनती है? नदियों से बनती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छाड़न झील है, छाड़न झील, ऑक्सबॉ लेक, सभी बताइएगा। ऑक्सबो लेक है, इसी को ही छाड़न झील के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऑक्सबो झील एक आपके यू आकार की झील होती है। किस प्रकार से? यू आकार की एक झील होती है, और जब नदी का विसर्प मुख्य नदी चैनल से अलग होकर जाता है तो इस प्रकार की झील का निर्माण हो जाता है, और नदियों के बाढ़ के मैदान में होती है, और ये दृश्य विसर्प कहलाता है। मैंने बताया था ना, जैसे एक चाप के आकार का है, ऐसी नदी अगर मान लीजिए कोई नदी ऐसी आ रही, फिर बह के फिर ऐसी आ रही, तो ये बाढ़ में अक्सर यहाँ मुड़ जाती, लेकिन फिर बाद में सीधी हो जाती थी। ये विसर्प कहलाता है, और यह विसर्प कहलाता है। मतलब कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? परित्याग नदी मोड़। परित्याग नदी मोड़ को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबॉ लेक या छाड़न झील। कोई भी डाउट हो बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर अभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति है, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, गार्ज या प्राकृतिक तटबंध? नदी के अपरदन से कई स्थलाकृतियाँ बनती हैं। एक वी आकार की घाटी बनती है, एक गार्ज भी बनता है आपका, गार्ज के साथ साथ आपका कैनियन भी बनता है, जलप्रपात, नदी वेदिकाएं बनती है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन गार्ज दिया गया है, इसलिए गार्ज यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, जलप्रपात, संप्राय मैदान, नदी विसर्प मियांड या प्राकृतिक तटबंध? तो नदियों के निक्षेपण यानी नदी द्वारा जो जमाव होता है, कई स्थलाकृतियाँ इसमें भी बनती हैं। जलोढ़ पंख बनता है, जलोढ़ शंकु बनता है, तटबंध बनता है, गोखुर झील बनती है, बाढ़ के मैदान शामिल हैं। तो तटबंध आया है ना, तो प्राकृतिक तटबंध आए, जलोढ़ पंख आए, जलोढ़ शंकु आए, गोखुर झील आए, डेल्टा है, इस सभी का नदी के निक्षेपण से बनते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? हमने बताया था ना अभी पिछली बार, तीनों अवस्था होती है नदी की। तो जो वी आकार की बनती है वो युवावस्था में बनती है, वी आकार की जो घाटी बनती है वो युवावस्था में बनती है, क्योंकि इस प्रकार में नदी का बहाव बहुत तेज होता है। मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर कटाव होता है इसमें। तो ऊर्ध्वाधर कटाव होता है, मतलब कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? गाज इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्धचंद्राकार मरुस्थली आकृति किस नाम से जानी जाती है? अर्धचंद्राकार मरुस्थली,
सभी लोग बताइए, कई बार यह पूछा गया प्रश्न साथियों। क्या वह एरेट, सीफ, बरखान या गारा? कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये सिलेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो सभी लोग बताइएगा, राइट आंसर होगा बरखान, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो अर्धचंद्राकार मछली होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, उनको बरखान बोला जाता है। अगर इमेज के माध्यम से अगर पॉसिबल होता तो हम आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझा सकते थे, लेकिन फिर भी प्रश्न को समझिए, आंसर को समझिए और एग्ज़ाम को फतह कीजिए। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहते हुए नदी जल द्वारा जो निर्मित आकृति विहीन मैदान होते हैं, जिनमें कोई मैदान की आकृति नहीं होती, उनको कौन सा मैदान जाना जाता है? पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, एप्सिलीन या पेन प्लेन? तो वो कहलाता है एबेसाल प्लेन, यानी कि वित्तल मैदान कहलाता है। वित्तल मैदान को पेनी प्लेन बोलते हैं। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? ज़्यूजेन, ड्राइकांटर, यारडांग या इंसेलबर्ग? तब पवन के अपरदन कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या परतों कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? शैलखंड या शिलाखंड के नाम से जाना जाता है। शैलखंड या शिलाखंड या ड्राइकांटर? क्या हो जाएगा? ड्राइकांटर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ता है, क्या कहलाता है? तो घासी कहलाता है। कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है? रेगिस्तानी भागों में बरखान की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवा मार्ग बढ़ता है, उसको गशी कहते हैं। बरखान एक अंध चंद्राकार का एक टीला होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। 2 बरखान के बीच के खाली स्थान जहाँ रेत नहीं होती है, खाली इलाका होता है, उसे गसी कहते हैं। ये स्थान यात्रियों के काफिले के लिए मार्ग का काम करता है क्योंकि यहाँ रेत का जमाव नहीं होता और आसानी से चला जा सकता है। तो गासी इज द राइट आंसर। लोयस जमाव के अति बृहत क्षेत्र मिलते हैं। लोयस जमाव के उत्तरी चीन में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अफ्रीका में या पैटागोनिया में? सभी लोग बताएं, क्योंकि साथियों यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपने आप में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी को कमेंट करना है और हर एक क्वेश्चन के कमेंट करना है। तो लोयस के आकृति वह क्षेत्र को कहाँ पे मिलते हैं? उत्तरी चीन। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। ये एक प्रकार का मिट्टी है जो पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई है। जी हाँ, लोयस जमाव मतलब लोयस जमाव मिट्टी किस प्रकार की होती है? जो पवनों द्वारा उड़ा के लाई जाती है हवा के साथ। जो महीन धूल और रेत का जमाव से बनता है उसको ही हम लोयस जमाव बोलते हैं। उत्तरी चीन में अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है और लोयस के विशाल मैदान पाए जाते हैं जो मध्य एशिया के गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई मिट्टी से बने होते हैं। गोबी का मरुस्थल आपने पढ़ा ही होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित इस स्वरूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? ये क्वेश्चन पीएससी लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न पूछा गया है, तो सोच सकते हैं किस लेवल की हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका लोएस्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये कि मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित इस स्वरूप को लोयस कहते हैं। इसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर हुआ था, लोयस। और 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है?
बॉल्सन, पडीमेन, उत्खात, स्त्रागती या प्लाया। मर्सली भागों की बात कर रहे हैं, सभी लोग बताइएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो अभी समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, और जितना ज़्यादा अभी समझेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? मर्सली भागों में असामयिक वर्षा से, मतलब कोई समय पे वर्षा ना हो, अगर असामयिक वर्षा हो जाए, उनके जो बनी अल्पकालिक झीलें होती हैं, सूख जाने पर फिर सिल्ट और नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? प्लाय। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम मॉक क्वेश्चन के रूप में देना चाहते थे आप, लेकिन चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और जल्दी अगली क्लास से मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।